वेरी गुड मॉर्निंग। सामने बोर्ड पे लिखा था ना 11:40 से क्लास है, यानी क्लास में आज 10 मिनट लेट। चलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्वायरमेंट पे मुझे भी क्लास लेनी है, आप चिंता ना करो। इन्वायरमेंट पे जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो हम फुली क्लियर करेंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया? आज पूरे देश के सामने एक ही प्रश्न है, वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं? विलेज में रहो, कहीं भी रहो, अपने फैमिली को, पूरी फैमिली को वैक्सीनेट करवाना है अगले 3-4 महीने में। वैक्सीनेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और पूना वाला कहीं भाग के नहीं गए हैं। पुणे वाला को सिक्योरिटी नहीं है भारत में, वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी है। और जो दशाएं बन रही थी और जिस तरह से रिलायंस वाले के घर पे किसी ने जाके बम फेंकने की कोशिश की, तो पुणे वाले को तो प्रोडक्शन करना नहीं है, तो साइंटिस्ट को करना है, बाकी लोगों को करना है। हम लोग अगर पूंजीवादी लोगों से घृणा करेंगे, पूंजीवादियों को मारेंगे, तो वैसे भी कुछ हाथ नहीं लगना है। इस देश के सारे लोग निकल करके कनाडा में, यूएस में चले जाएंगे। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि 6 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तो आप कनाडा में सेटल कर सकते हो। और कनाडा में ज़मीन बहुत सस्ता है, यूएस में ज़मीन सस्ता है, वहाँ मानव जाकर रहें, इसकी मांग है। चाइना ने वायरस का गेम पहले भी दुनिया में किया हुआ है। चाइना एक रोग कंट्री है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? छोड़ो चाइना का परेशानी। अगर चंद्रमा की सतह पर ज्वार होता, चंद्रमा की सतह पर जल होता, एक प्रश्न आया है, तो क्या चंद्रमा पर भी ज्वार होता? बिल्कुल ज्वार होता, और धरती के ज्वार से ज्यादा पावरफुल ज्वार होता।
चलो ओके। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु विज्ञान, और उसमें हम लोगों ने अभी किया है, अभी हमारा चल रहा है इंसोलेशन, है ना, यानी सूर्यातप। सूर्यातप का वितरण हमने आपको बतला दिया है। ये क्या हो रहा है? सूर्यातप का वितरण हमने आपको बता दिया। इसके बाद अब आपको आज पढ़ाना है हीट बजट। हीट बजट, ऊष्मा बजट एवं वैश्विक तापन का प्रभाव। वैश्विक तापन का प्रभाव। ऊष्मा बजट क्या है? बजट का अर्थ क्या है, ये बताने के पहले हम आपसे क्विज करेंगे। अब आप मुझे बताओ, 5 मिनट पहले वैक्सीन लगवा कर आ रहा हूं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, देश के लिए आपने वैक्सीन लगाया है, क्योंकि यहां हर व्यक्ति कोरोना को फैलाने का एक माध्यम हो सकता है। वैक्सीन मैंने भी एक शॉट लगवा लिया संडे को। वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता है, ना बुखार आता है, ना सर्दी आती है, कोई दर्द नहीं होता है। टेटनस के वैक्सीन से भी ये बहुत आसान है, कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं होता है अगर आप स्वस्थ हो तो। अगर आपको पहले से बीमारियां हैं, डायबिटीज है, वैसे भी आप मरने वाले हो। और भारत में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। अब 17 करोड़ लोगों में मुश्किल से 3 लोगों की मौत हुई है, तो मौत का कारण वैक्सीन नहीं है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को, गांव को, व्यक्ति को समझाओ। और सोशल मीडिया पर जो चलता है, सबसे पहले देखो क्या वैक्सीन की कहानी है। भारत में वैक्सीन आया, WHO ने मंजूरी दी, तब भी भारत के वैक्सीन को लोग गाली देते रहे। फिर भारत में सिर्फ लोग गाली देने के लिए पैदा लिए हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। वो हमारे जीवन का भी अनुभव है, सबके जीवन का एक ही अनुभव भारत में निष्कर्ष से ही लगता है कि वो चाहे कोई भी हो, अंत में उसको गाली गलौज लोग देते ही देते हैं। ये भारत की परंपरा है, नया संस्कार यही है हमारे लोगों का। तो कभी भी गाली सुनने से विचलित ना हुआ करो। सबसे पहले वैक्सीन आया तो हो गया कि मोदी तू अपना लगा के दिखाना पहले। वैक्सीन के अगेंस्ट इतने र्यूमर उठ गए, कोई कह रहा है नपुंसक हो जाएगा, कोई कहता है अगला जनरेशन नपुंसक हो जाएगा। भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी ना, तो बिहार और यूपी में यही बात फैलाई गई थी कि जो बीज आया है, ये बीज खाने के बाद नपुंसक हो जाओगे। आज तक हरित क्रांति नहीं हुई, आज तक बिहार यूपी वहीं फंसा हुआ है। अरे यूपी का तुम वेस्टर्न यूपी का कुछ भाग छोड़ दो तो बाकी बहुत बुरे दशा में है, भयावह दशा में है। तो इन दोनों स्टेट का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों की जो सिख मानसिकता है उसका, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी भाषण देता है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है जीवन का, अनपढ़ है, वो भी गाली दे रहा है बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी। तो ये एक परंपरा है यहाँ पे, परंपरा और भी बन गई। 90 के दशक के बाद ये बहुत भयानक बन गई है। अब तो इस परंपरा के 30 साल हो गए हैं। मैंने तुमसे ही पूछा था कि अगर लालू जी और अमर्त्य सेन में अर्थशास्त्र पे बहस हो जाए
तो कौन जीतेगा? तो आपको सबको मालूम है ना कि लालू जीतेंगे। लालू जीत तो जाएंगे, लेकिन और जनता किसके लिए ताली बजाएगी? लालू के लिए ही ताली बजाएगी। मैंने देखा कि लालू के गंवारपन पे खुश होने वाले, ताली बजाने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। लालू जी सिंबॉलिक हैं, वो व्यक्ति नहीं है। वो करप्शन के और हर तरह के अन्याय के सिंबॉलिक हैं। बिहार में सड़क पे 10-10 फीट का गड्ढा, किडनैपिंग इंडस्ट्री, क्या क्या बताया जाए उनके विषय में। खूनी हिंसा का भयावह दौर, जातीय घृणा का वो दौर, सब क्रिमिनलाइजेशन, सब खत्म। रात को सड़क बंद। आज कोरोना से सड़क बंद होता है ना, सारे व्यापारी भाग गए, इतना लूट कलेक्शन। तो ये जो दौर है, इस दौर का प्रभाव आज भी जारी है। और बिहार तो बिहार, यूपी भी रंगा हुआ है उसी रंग में। खैर, क्या कहें, दुख होता है। उसी मिट्टी से हैं, उसी मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर में। और भारत का कोर वही है, ये आप सब भी जानते हो, आप ही लोग कोर हो। तो वैक्सीन के बारे में कृपया र्यूमर मत फैलाओ। आपसे हम भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तुम लोग तो पढ़े हुए लिखे हो। अभी किसी ने लिख दिया कि वैक्सीन से लोग मर जाते हैं, इसलिए हम इतना रिएक्शन दे दिए। तो ये गंवारपन से बाहर निकल जाओ। और वैक्सीन के कारण कोई मरता वरता नहीं है, ये गलत डेटा है, गलत र्यूमर है, सोशल मीडिया में अफवाह है। मैंने वैक्सीन लिया, कुछ नहीं होता है। चलो, सोशल मीडिया से बचो। बहुत सारा एसएमएस आप लिख रहे हो। चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ज्यादा बेहतर है पढ़ाई करें। सोशल मीडिया से बच के रहिए। सिर्फ र्यूमर्स और सिर्फ बेवकूफ़ी भरा ज्ञान, सारे झूठ वहीं मिलते हैं, सारे नकली वीडियोस मिलते हैं, सब बकवास। एक और एक जाकिर नायक है, तो लोग नाम सुने ही होंगे। ये जाकिर नायक है, ये उपनिषद और वेद का ज्ञान बांटता है, नमस्ते का अर्थ बताता है, और जनता ताली बजाती है। अब इसका एक बहस तो हमसे हो ही जाना चाहिए ना। मूर्ति पूजा का विरोध करता है। अरे भाई, सच क्या है जाकिर नायक? न तेरा कोई भगवान है, न मेरा कोई भगवान है। भगवान सिर्फ इंसान है। काहे भ्रम में डाल रहे हो करोड़ों लोगों को? क्यों बहला रहे हो लोगों को? आइंस्टीन से बड़ा सत्य तो जाकिर नायक नहीं है ना। आइंस्टीन ने क्या लिखा मरने के पहले? देयर इज नो गॉड। मैंने इसमें एक लाइन और ऐड कर दिया, देयर इज गॉड। भगवान है, लेकिन वो भगवान दूसरे इंसान में है। आज मुझे कुछ होता है, मेरा पड़ोसी मेरी मदद करता है, मेरा कोई भाई मदद करता है, मेरा कोई स्टूडेंट मदद करता है, वो मेरा भगवान है। कोई डॉक्टर हमारी जान बचाता है, भगवान है। घर में खाना बना करके माँ देती है, देवी हैं। प्रकृति में जो कुछ भी मिल रहा है सब भगवान के रूप हैं। नदी भी है, उसमें भी शक्ति है, वो भी पानी दे रही है। ऊपर में देखने से ऊपर में कुछ नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है हर इंसान को। क्या बोलूं मैं? जाकिर नायक के अनुसार तो पूरी दुनिया को दाढ़ी बढ़ा करके और टोपी लगा के बैठ जाना चाहिए, यही संदेश दे रहे हैं बेचारे। और ऊपर से हर धर्म का
बुराई कर करके उसके चीजों को निकाल करके अपना पता नहीं क्या समझाते रहता है वो। आश्चर्य तो है कि लाखों लोग बैठ करके वहां ताली बजा रहा है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का दिमाग घुमा हुआ है, तर्क देता है सड़क छाप। एक महिला आई, हिंदू लड़की थी, मुस्लिम से शादी की हुई थी। उस लड़की ने पूछा कि मैं अपना धर्म पालन करना चाहती हूं। तो सही कह रही थी, बचपन से पली बढ़ी तो वही कर। तो वो बोलता है, जाकिर नायक बोलता है कि एक पहिया अगर ट्रैक्टर का होगा, दूसरा पहिया साइकिल का होगा, तो कैसे जीवन चलेगा? अब बताओ, ये सड़क छाप तर्क देने से तो लोग उस पर भी बहुत खुश हैं। कमेंट सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि उसके सुनते हैं, उसको भी सुनने की कोशिश करते हैं, तरस आता है उन लोगों पे जो ताली बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया। पागल जाकिर नायक नहीं है, पागल तो वो तो समझदार है। पागल आशाराम बापू थोड़ा ही था। आशाराम बापू तो समझदार था, मजा ले रहा था लाइफ का। जाकिर नायक तो मजा ले रहा है लाइफ का। पागल तो वो है जो उसके आश्रम में बैठा है। पागल तो वो महिलाएं थी जो आशाराम बापू को समझ रही थी कि बापू हैं और भगवान देख रही थी उसमें। पागलपन तो वहां पर है ना। हम तो आशाराम बापू को पागल मानते ही नहीं है, जाकिर नायक को बिल्कुल पागल नहीं मानते हैं। गलत कह रहे हो आप लोग। पागल तो वो है जो उसके नशे में बैठ करके उसी को सत्य मान रहे हैं। तुम्हारी अपनी बुद्धि कहां है, अपना प्रकोष्ठ कहां है, अपना ज्ञान कहां है? मारना नहीं चाहिए किसी को, मारने से क्या होगा? अरेस्ट करके डाल दो। आशाराम बापू अपना भजन गाए, अब सही तो किया। अब जाकिर नायक को पकड़ के डाल दो। इस तरह का जितना भी भारत में सब धर्म के नाम पे जो धंधा कर रहा है, सबको पकड़ करके डाल दो। चलिए ओके, लिखिए ऊष्मा बजट क्या है। पहले लिखवाएंगे फिर समझाएंगे। थोड़ा मैथमेटिकल है, बहुत आसान है। हम इसको इतना सरल कर देंगे कि आपको अच्छा लगेगा। ऊष्मा बजट क्या है? बजट पे पहले सुनो। बजट का अर्थ होता है आपके फादर ने, आपके पिताजी ने, आपके डैड ने, आपके पॉप्स ने आपको महीने में 15,000 का ड्राफ्ट भेजा। आपने 15,000 रुपया प्राप्त किया और आपने उसमें क्या किया? सोर्स तो एक था आपका 15,000 रुपया। फिर आपने क्या किया कि 15,000 रुपये में 6,000 रुपया रेंट दे दिया, 6,000 रुपया 6,000 रुपया आपने गर्लफ्रेंड पे खर्च कर दिया, 3,000 रुपया अपने खाने पे, किताबों पे अलग से खर्च किया। और आपने निर्णय लिया कि कोचिंग का आधा फी नहीं देना है, क्योंकि कोचिंग का आधा फी क्या है वो तो आप खुद से पढ़ लोगे, और बाकी जो बचा हुआ कोर्स है किसी से नोट से ले लोगे। और बाकी जो कोर्स है उसमें सर अच्छा भी नहीं पढ़ा रहे हैं। थ्योरी जरूरी है ना, नॉन पेमेंट करके भागने के लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। और 10 जगह जाके बोलना भी जरूरी है, कह रहे वो ये तो ठीक पढ़ा रहे थे, इधर ठीक नहीं पढ़ा रहे, इसलिए हम जाना छोड़ दिए। उसका मूल कारण क्या होता है कि बचा हुआ फी ना पे करके उसको उधर कहीं और खर्च कर दिए हैं। भाई साहब दारू पी गए हैं, गर्लफ्रेंड को दे दिए, और दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, कुछ भी हो सकता है, सिनेमा देख लिए। तो इस तरह का फिर थ्योरी बनाना पड़ता है ना स्टूडेंट को। मुखर्जी नगर की यही परंपराएं चल रही है। हम भी देखो यहीं बैठे हैं और ऑफलाइन क्लास में ज्योग्राफी में मान लो कि 600 एडमिशन हुआ, हिंदी माध्यम की बात कर रहे हैं, तो 200 बच्चों का यही हाल रहता था। 200 बच्चे, 300, 250 बच्चे तक यही करते थे। फिजिकल कर लिया, 50% पेमेंट दे दिया, उसके बाद अपना कहीं निकल गए, नोट्स उतार रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं। अब इनका वैसे भी कुछ नहीं होना है जिंदगी में, इसमें से कुछ 2-4 लोग पीसीएस में निकल जाते होंगे, तो वैसे कुछ होना नहीं है। तो बजट है, 15,000 रुपया पिताजी ने भेजा,
6,000 रुपया रेंट दिया, 6,000 गर्लफ्रेंड पे खर्च कर दिया, 3,000 अपना पेट पूजा किया, किताब कलम कॉपी सब उसी में मैनेज कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट खर्च क्या था इसमें? तो ये जो आप डिफरेंट खर्च, आपका क्या हो गया? ये हो गया बजट। 15,000 आया, 15,000 खर्च कर दिया, इसको कहते हैं बजट। बजट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो। सुना या नहीं? जब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो, हमारे पास कई फोन आता है जो एकदम बहुत दूरस्थ गांव से आता है। कल एक लड़की ने किया फोन मुझे झारखंड के बिल्कुल ट्राइबल गांव से। मेरा दिल भर आया उसका हिम्मत और उसका जज्बा देख करके। बहुत अच्छा पढ़ रही है वो। तो वो दिन भर खाना बनाना, खाना सेवा करना माता पिता का, खुद बता रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपको हर हाल में हम सपोर्ट करेंगे। फिर देखो इसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है। वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो 15,000 का ड्राफ्ट आया और आपने 5,000 रुपया कर्ज लिया। कर्ज लिया। आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हाई फाई थी, साधारण चाय नहीं पी रही थी, सीसीडी में बैठना था उसको, तो महीने में 10 दिन भी बैठ लिए भैया, तो ये तो मान के चलो कि कम से कम 5,000 रुपया तो वहां लग ही जाएगा। कहे कि गर्लफ्रेंड को तो सीसीडी में बैठते ही भूख भी लग जाती है। सारे अनुभव हैं हमारे, घाट घाट के पानी पिए बैठे हैं, समझ गए? इसलिए समझा रहे हैं। आज नया ही टॉपिक मानो, न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। उष्मा बजट पढ़ा रहे हैं वायुमंडल का, और उष्मा बजट में बजट क्या है उसकी व्याख्या की जा रही है। ओके? जब भी नया कोर्स लिया करो तो ये मत सोचो कि उस दिन से क्लास शुरू हुआ है। आपको ये सोचना है कि ये क्लास के बीच में आप आए हो और पीछे से कम 5-7 वीडियो देख लेना है, क्योंकि वीडियो क्लास आपको मिल रहा है, तो आप पीछे से क्लासेस को देखना शुरू कर दो और आज के क्लास के विषय को भी कैप्चर करो। 2-3 दिन का समय लगेगा, धीरे धीरे करके आप ट्रैक पे आ जाओगे। ओके? ओल्ड वीडियोस देखो, हमारे चैनल पे आओ, आलोक रंजन करके एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जाओगे, तब भी आपको मिलेगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो ये सारा वीडियो जो पुराना बना हुआ है देखते रहो। हर नए स्टूडेंट के लिए हर बार नया वर्कशॉप नहीं हो सकता है। पुराने वर्कशॉप देखो, मेरे कितने सारे पड़े हुए हैं कैरियर विल ऐप पे, पुराने वर्कशॉप्स के बहुत सारे पड़े होंगे। आप उसको ढूंढो, निकालो, 2-4 वर्कशॉप देखो। सर मेरी फी मेरा बॉयफ्रेंड पे किया है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको सैल्यूट करते हैं ईमानदारी से यह बात बताने के लिए कि देखो, एक लिख रही हैं आपकी सहपाठिनी हैं, वो लिख रही हैं कि मेरा फी मेरा बॉयफ्रेंड पे किया है। हमने तो कई बार खुद ही देखा है, ये बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। अब लिख रहा है एक लड़का कि सर आपके हाव भाव से ही लगता है कि आपने घाट घाट का पानी पिया है। तो पहले तो क्यों ना पिए, एक ही जिंदगी है। और याद रखो, ये 30 साल तक हम एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे और वो प्रतिष्ठा और सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया था जो कि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन काल में उसको मिले। लेकिन 30 वर्ष तक, तुम लोग सब मैच्योर हो, बता सकते हैं, 30 वर्ष तक मैंने कभी कोई महिला मित्र भी नहीं बनाया और कभी किसी के पास बैठे भी नहीं। इतने अकड़ू, एरोगेंट और इतने अलग ढंग के इंसान थे। परंतु बनारस में एक घटना घट गई, काफी समझ लो कि 12 साल कम उम्र की एक
मैडम मिली और उन्होंने मुझे जीवन का पूरा ज्ञान दे दिया। ये बात इसलिए शेयर करते हैं तुमसे क्योंकि ये बातें हमारी किताब में आएगी, जो किताब मैं अपने लिए लिख रहा हूं ऑटोबायोग्राफी, उसमें सारी बातें आएगी, जीवन का सारा सत्य सामने आएगा कि एक व्यक्ति जो 30 साल की उम्र तक अपने जीवन में सभी आदर्शों का पालन करता है, माता पिता, समाज, शास्त्र, उन सभी आदर्शों का पालन करता है, फिर अचानक से वही व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उठाने लगता है कि जो आदर्श के मैंने पालन किए वो सही थे भी क्या। वो पूछता है कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्रिएशन किस लिए हुआ है, मैं किस लिए बना, सिर्फ काम के लिए। अपने विषय में स्वार्थी होना सही है या नहीं, अपने विषय में सोचना सही है या नहीं, ये फिर मैंने तो हम लोगों की किताबें जो है ना, विशेषकर हम अपने विषय में कहें, वो जीवन की किताबें होती है और उससे आने वाले पीढ़ियों को सीखने का मौका मिलता है कि राइट और रॉन्ग के बीच का रास्ता क्या है। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली राइट एंड देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस दुनिया में गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कई बार छोटी सी बात करके, छोटी सी कोई हरकत करके और गिल्ट फीलिंग में इतने घुटने लगते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं। वो गिल्ट फीलिंग नहीं आना चाहिए यार। तुम इंसान हो, तुम एक बायोलॉजिकल क्रिएशन हो और समाज बहुत सारी चीजों को का क्राइटेरिया बना के रखता है कि ये गलत है, ये सही, ये गलत है, ये सही। तुम समाज के पैरामीटर से अपने आप को जज करते हो। वो पैरामीटर समाज ने बनाए हैं जो समाज ने खुद कभी फॉलो नहीं किया और समाज ने बाकी लोगों के लिए बना करके रखा हुआ है। गलत क्या है हम बताते हैं तुमको। गलत सिर्फ वो है जब आपके किसी भी हरकत, किसी भी एक्ट, किसी भी एक्शन, किसी भी आपके जेस्चर के कारण अगर दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, आप उसका अहित करते हो, आप उसको हर्ट करते हो, ये पाप है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति में भी भगवान है। आप किसी का अहित, किसी के लिए दुष्टता ये करते हो ना, ये अहित है, ये हम गलत मानते हैं। बाकी सब सही है। इसलिए वत्स, उठो, जागो, खूब पढ़ो, अच्छी नीयत से धनोपार्जन करो, बड़ी गाड़ियों में चलो और क्या बोलो, अच्छे से रहो, अच्छा फूड खाओ, ताकत से जियो, खुश रहो। एक दुश्मन मत बनाना जिंदगी में। लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन ईर्ष्या करने वाले भी तुम्हारे लिए दो अच्छे शब्द बोले, ऐसा बनो। हमसे बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनके मुंह पे आलोचना करते करते भी तारीफ का 2 लाइन आ ही जाता है। ये मैंने देखा अपनी जिंदगी में। तो मेरी उपलब्धि यही है और हम चाहते हैं कि तुम मेरी तरह बनो। मैंने आदर्शवाद का भी पालन किया, फिर मध्यम मार्ग को भी अपना लिया, मध्यम मार्ग को भी अपनाया। कभी दारू नहीं पिया, कभी शराब नहीं पिया, कभी किसी की आत्मा को दुखाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी पर बोझ नहीं बना। किसी का हित करना क्या होता है ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि कई बार आप बहुत लोगों के लिए हित भी करते हो तो कम ही रह जाता है। इसलिए अगर कोई मांगे तब दो, और अगर कोई नहीं मांगे और अपने आप में वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुम भावना में बह करके उसको कुछ ज्यादा दे रहे हो, तो उसको कम लगेगा। फिर वो सोचेगा कि ये तो इसका कर्तव्य था, उसका क्या कर्तव्य था वो नहीं सोचता। फिर बहुत दुख होगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा कितना भी किया हुआ बहुत कम हो जाएगा। तुम कभी सोचो ही मत
नीडी बहुत लोग हैं तुम्हारे आसपास में, वो कोई जरूरी नहीं है कि अपना घर का ही लोग हो, कोई भी नीडी हो सकता है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है, ये पूरा समाज में जो भी है वो सब तुम्हारा, भाई बहन बाल बच्चा सब तुम्हारा है, माँ बाप सब तुम्हारा है। मान के तो देखो, हम तो ट्रेन में चलते चलते हमारे रिश्ते बनते हैं, हवाई जहाज से उतरते उतरते रिश्ते बनते हैं, हवाई जहाज में तो बैठे बैठे कई रिश्ते आंखों आंखों में ही बनते हैं, फिर वो रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो रिश्ता चलता है, हवाई जहाज से बाहर निकले रिश्ता खत्म, लेकिन जितनी देर का रिश्ता बना उतने में ही एक मुस्कुराहट तो है ना चेहरे पे, उतनी देर की खुशी तो है ना चेहरे पे। जियो, मस्त जियो, छोड़ो। कई बार मूड में आ जाते हैं, ऑफलाइन क्लास मिल नहीं रहा है, ऑफलाइन क्लास में लोग मेरी आलोचना इसी बात की तो करते हैं। चलो ओके, लीव एवरीथिंग ए पार्ट। लिखो हीट बजट क्या है, विषय पे आते हैं। मैं तुम लोगों के एसएमएस देख करके कई बार भावुक हो जाता हूं। मान लो इस बैच में 10 ऐसे बच्चे होंगे जो अभी गाली दे रहे होंगे, लेकिन इतने बच्चे खुश होते हैं, इतने स्टूडेंट्स लिखने लगते हैं अच्छा सा, तो हम थोड़ा सा बहकते हैं, और बहकना भी चाहिए। मुझे बहकना चाहिए। कौन बताएगा तुमको ये? गांव गांव में दूर बैठा लड़का एक एक बैठा है, संघर्ष कर रहा है, कौन बताएगा तुमको ये सब? बताने दो मुझे। अच्छा है तुम्हारे लिए, ज्योग्राफी के ज्ञान से कम अच्छा नहीं है, यूपीएससी की तैयारी से कम अच्छा नहीं है। तुम कभी बहुत पैसा दे करके और लैंडमार्क फोरम और ईशा फाउंडेशन और श्री श्री रविशंकर और ये सब 50 कोर्स नहीं कर सकते हो। ये सब कोर्स में अपनी त्रुटियां भी है। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ जी करके मैंने देखा है और प्रैक्टिकल ही सिखा रहे हैं आपको। चलो ओके, लिखो हीट बजट क्या है। लिखो ऊष्मा बजट से तात्पर्य पृथ्वी पर प्राप्त या पृथ्वी तंत्र पर प्राप्त। चश्मा है, ये आई प्रोटेक्टर है मेरे भाई। चश्मा हटा के भी, चश्मा कोई फैशन के लिए नहीं है, आई प्रोटेक्टर है मेरा ये। लिखो ऊष्मा बजट से तात्पर्य पृथ्वी तंत्र पर प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की अथवा सूर्यातप की, दोनों शब्द लिखना, ऊष्मा ऊर्जा अथवा सूर्यातप की कुल मात्रा एवं विभिन्न भौतिक
रासायनिक एवं जैविक तथा भूजलीय क्रियाओं, बड़ा गहरा अर्थ है इसका, तथा भूजलीय क्रियाओं, जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मैंने पूरा पर्यावरणीय तंत्र का, पूरा थल तंत्र का, वायु तंत्र का, सबका मैंने इसमें लिखवा दिया। समझो, इन शब्दों के द्वारा पीछे की 450 क्लासेस कवर नहीं करना है आपको आगे पूरा लाइव क्लास लेना है। इस क्लास को समझने के लिए पीछे का 4 क्लास देखने की बात की गई। आप समझो इन चीजों को। इस क्लास को देखने के लिए पीछे 3 क्लास जाओगे ना, 4 क्लास पीछे जाओगे तो जलवायु विज्ञान से शुरू हो रहा है। फिर से लिखो, ऊष्मा बजट से तात्पर्य पृथ्वी तंत्र पर प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा अथवा सूर्यातप की कुल मात्रा से है, जो विभिन्न भूजलीय एवं भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करती हैं, नियमित करती हैं, रेगुलेट करती हैं तथा पुनर्विकिरण के द्वारा इनका ह्रास एक समयांतराल के बाद, आफ्टर ए टाइम लैग, एक समयांतराल के बाद उसी मात्रा में अंतरिक्ष में ह्रास होता है। अर्थात यह सूर्यातप के आगत एवं निर्गत का, सूर्यातप के आगत एवं निर्गत का संतुलन है, जो पृथ्वी पर स्थापित थर्मल इक्विलिब्रियम को, तापीय साम्यावस्था को कायम रखती है। तथा पर्यावरणीय तंत्र को संचालित करती है। पर्यावरणीय तंत्र को संचालित करती है। पर्यावरण का अर्थ सिर्फ वायु नहीं होता है। पर्यावरण एक बड़ा ही व्यापक शब्द है। महासागर के अंदर में भी एक पर्यावरण है या नहीं? वहां तो वायु नहीं है, जल है। थल भी एक, थल में भी, थल के आंतरिक भाग में भी पर्यावरण है। वहां भी तो जीव बैक्टीरिया रहते हैं। थल के ऊपर भी है। हिम क्षेत्र में भी एक पर्यावरण है। तो पर्यावरण को बृहत अर्थ में लेना है। अब इस जो हमने पैराग्राफ लिखवाया,
ये किसी पुस्तक का नहीं है। तुम लोग पूछते हो ना सर आंसर राइटिंग क्या है, उत्तर कैसे लिखें। उत्तर मौलिक होना चाहिए, आपकी भाषा में होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, कई संकल्पनाओं का युग्मन होना चाहिए, कई संकल्पनाओं को मिलाकर के एक प्रोसेस करके अपनी भाषा में उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए। हमने एनसीईआरटी से परिभाषा नहीं उठाया, हमने साइंस का भी कुछ लिया। मैंने कहा कि पृथ्वी पे इस्टैब्लिश थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखवाया है। और यह भी क्लियर कर दिया है कि ऊष्मा जो आती है वो एक ठहराव काल होता है उसका, और उसी ठहराव काल में पर्यावरणीय तंत्र का नियमन करती है, रेगुलेशन करती है, संचरण करती है, और फिर पुनर्विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में वो चली जाती है ऊष्मा। देखो एक ही पैराग्राफ में बहुत सारा चीज मैंने लिख दिया है कि नहीं। आंसर राइटिंग यही इसी को कहते हैं। इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, मान लो राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र में पंचायती राज आ गया, तो पंचायती राज में आप सिर्फ 73, 74 आर्टिकल ये सब लिखना होगा। उसमें गांधीयन प्रिंसिपल है या नहीं पंचायती राज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, मल्टी लेवल प्लानिंग है। हम जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें एक ही इंट्रोडक्शन में चारों शब्द को पिरो देंगे मोती की तरह, और जब ये शब्द मोती की तरह पिरोने लगता है तो सोचो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने तुम्हारा पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले एग्जामिनर क्या पढ़ता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ता है, और इंट्रोडक्शन में जब उसको मोती मिलना शुरू होता है वो समझता है कि ये लड़का तो इस टॉपिक के गहराई में चला गया पहले ही पैराग्राफ में, और पहले ही पैराग्राफ में चला गया, गहराई में चला गया, तो उसका तो वैसे ही हार्मोनल खुशी, अच्छा हार्मोन उसके बॉडी में, मुस्कुराहट चेहरे पे, वो मूड बना लिया तुम्हारा इंट्रोडक्शन पढ़ करके कि इसको नंबर देना है। और ऊपर से अगर हैंडराइटिंग सुंदर हो, क्या बात है, कौन रोकेगा इस बनने से। कंपटीशन से निकलने के लिए तो कुछ विशेष शस्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही पड़ता है ना। पूरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमारा नोट्स हम क्लास में लिखवाते हैं, ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, क्यों स्टूडेंट सक्सेसफुल है, क्योंकि सारा नोट्स ही इस तरह से पूरा हर टॉपिक पे मैंने लिखवा दिया। अब हर टॉपिक पे लिखवा दिया, स्टूडेंट का काम क्या है, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ लो ना, उसको याद करो, याद करते करते अपने आप ही। अब हमारी भाषा मान लो आप सीख जाते हो, शब्दों का प्रयोग सीख जाते हो, तो आप निबंध लिखने जाओगे वहां भी काम आएगा, निबंध में भी तो काम आएगा, इंटरव्यू में बोलने जाओगे वहां काम आएगा, कई कई जगहों पे काम आता है। इसलिए अभी एक लड़का लिखा कि सर पैराग्राफ लंबा हो गया, इसलिए मैंने इतना बोल दिया। चलो ओके, नेक्स्ट लिखो। लिखो सोलर कांस्टेंट क्या है। जब हीट बजट पे क्वेश्चन आए ना तो सोलर कांस्टेंट पर भी लिखो, लिखो स्थिरांक। सौर स्थिरांक क्या है, सोलर कांस्टेंट क्या है। लिखो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त होती है,
उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। जो 1.98 अथवा 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। बताओ, सोलर कांस्टेंट का मेजरमेंट समुद्र तल पर किया जाएगा या वायुमंडल के ऊपरी भाग पर? वायुमंडल के ऊपरी भाग पर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। चलो कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, और यूपीएससी ऐसे ही घुमाती है ना। सब कुछ समुद्र तल पे मापा जाता है, लेकिन सोलर कांस्टेंट को वायुमंडल के ऊपरी भाग पे मापा जाता है। ओके, ऑलराइट। अब आगे लिखिए। माना कि सूर्य से लघु तरंगीय विकिरण के रूप में ऊष्मा ऊर्जा या ऊर्जा सौ इकाई प्राप्त होती है। यह ऊर्जा सूर्य के संपूर्ण ऊर्जा का 1 बिलियंथ ऊर्जा होती है। 1 बिलियंथ इकाई होती है। 1/1 बिलियन। अगर सूर्य की ऊर्जा को 1 माना जाए तो 1/1 बिलियन ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, जिसको हमने 100 मान लिया। अब लिखिए, लिखिए 100 इकाई ऊर्जा में से 35 इकाई ऊर्जा बिना अवशोषित हुए परावर्तित हो जाती है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। जिसे एल्बिडो कहते हैं। ALBEDO। एल्बिडो कहते हैं।
एक लिख रहा है कि सर आप बहुत हैंडसम हो। तुम सोचो कि 20 साल में कैसे होंगे, 25 में कैसे होंगे, 30 में कैसे होंगे। फिर भी अकेले थे। आदर्शवाद छोड़ो, बहकाओ मत हमको। ओके, नेक्स्ट लिखो। लिखो 35 इकाई को हमने एल्बिडो बता दिया। बताओ एल्बिडो क्या है। अब एल्बिडो समझाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। मान लो कि सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। बताओ सोलर कांस्टेंट क्या है। सोलर कांस्टेंट है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे हम लोग वायुमंडल के ऊपरी सतह पर मापते हैं। तो सोलर कांस्टेंट कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर के एरिया में 2 कैलोरी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। अब पूरे क्षेत्रफल से कैलकुलेट कर लो। ठीक, औसत है ये, पूरे वर्ष का औसत निकाला हुआ है। अब आइए एल्बिडो पे। एल्बिडो पे का अर्थ है सूर्य की वह किरणें जो अवशोषित नहीं हुई, बिना अवशोषित हुए परावर्तित हो गई। जैसे एक तुमको हम कल्पना करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो सूर्य की किरणें आ रही हैं और ऊपर में सफेद बादल हैं जो हिम से बने हुए हैं। तो बादल के अंदर का जो हिम है वहां पे सूर्य की किरणें टकरा करके लौट जाएंगी, है ना। तो जो टकरा करके किरणें लौट गई, जिनका अवशोषण नहीं हो पाया, जो पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाई, जिनका पृथ्वी तंत्र ने अवशोषण नहीं किया, वो क्या है? वो एल्बिडो है। समझ गए? अब तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। आप ये बताओ कि मान लो एक बादल काला है जिसमें वर्षा जल है और एक बादल हिमकण से बना हुआ है, तो दोनों में एल्बिडो किसका ज्यादा होगा? हिमकण का होगा। सारे लोग सही लिख रहे हो। सफेद बादल का, एक लिख रहा है ब्लैक क्लाउड का। अरे तुम आदमी है या अलाउद्दीन खिलजी? मोहम्मद बिन तुगलक को हम बड़ा स्मार्ट आदमी मानते हैं। काला बादल तो अवशोषित कर लेगा ना, सफेद से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ओके, चलो ये हुआ एल्बिडो। अगला प्रश्न एल्बिडो से पूछते हैं। अभी बताओ, मरुभूमि में और घास के मैदान में किसका एल्बिडो ज्यादा होगा? बताइए। ये प्रश्न नहीं है, ये सीखने का अवसर है आपका।
मरुभूमि का एल्बिडो ज्यादा होगा। बिल्कुल सही उत्तर। एक दो अलाउद्दीन खिलजी हैं जो कि घास का मैदान लिख के भेज दिए हैं। इनको पद्मावती नहीं मिलनी है। ओके, और भी प्रश्न हैं? ओ माय गॉड, ये कौन है? ओके, अगला प्रश्न आपका हटवाते हैं। कृष्णा जी, आपके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है। आपका नाम नोट कर लिया मैंने। चलो लिखो, चलो देखो। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। बताओ, सवाना घास का मैदान एक घास का मैदान है और विषुवतीय वर्षा वन है, उसमें एल्बिडो किसका ज्यादा होगा? सवाना का। सवाना सही है, क्योंकि विषुवतीय वर्षावन में जब वृक्ष ज्यादा हैं तो वो अवशोषण कर रहे होंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब लिखो लिखो 35 इकाई में 27 इकाई बादलों के द्वारा 6 इकाई 6 इकाई वायुमंडल के बाह्य सतह के द्वारा वायुमंडल के बाह्य सतह के द्वारा वायुमंडल के बाह्य सतह के द्वारा 2 इकाई हिम टोपियों के द्वारा, जो धरातल पे हिम टोपियां हैं, ध्रुवों पर, पर्वतों के ऊपर 2 इकाई हिम टोपियों के द्वारा
परावर्तित होता है। आगे लिखो, शेष 65 इकाई में शेष 65 इकाई में चौदह इकाई बादलों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। बादलों के द्वारा धूलकण में, गैसों में 14 इकाई अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार सिर्फ 51 इकाई धरातल पर प्राप्त होगा एवं धरातल पर प्राप्त एवं अवशोषित होगा या अवशोषित होता है। धरातल पर प्राप्त एवं अवशोषित होता है। धरातल पर प्राप्त एवं अवशोषित होता है। आगे लिखो, लिखो, यह 51 इकाई एक समयांतराल के बाद दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में पुनः वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिसमें से 34 इकाई बादलों के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं। बादलों के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं। बादलों के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं एवं
बादलों के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं एवं 17 इकाई अंतरिक्ष में सीधे प्रवेश करते हैं। इन 34 इकाई में 19 इकाई वाष्पीकरण के द्वारा, इन 34 इकाई में 19 इकाई वाष्पीकरण के द्वारा नौ इकाई संवहन के द्वारा एवं 6 इकाई विभिन्न विक्षोभों के द्वारा, विभिन्न विक्षोभों के द्वारा स्थानांतरित होता है। विक्षोभों के द्वारा स्थानांतरित होता है। ओके, अतः बादलों के पास कुल 48 इकाई, 14 पहले से अवशोषित कर लिया था, 34 इधर से गया, तो बादलों के पास कुल 48 इकाई 48 यूनिट्स संचयित ऊर्जा होती है, जो एक समयावधि के पश्चात पुनः अंतरिक्ष में विकिरित हो जाती है। पुनः विकिरित हो जाती है। ओके, पुनः विकृत हो जाती है। नेक्स्ट लिखो, इस प्रकार कुल निर्गत ऊर्जा भी 100 इकाई, निर्गत ऊर्जा भी 100 इकाई प्राप्त है। निर्गत ऊर्जा भी 100 इकाई प्राप्त है। अतः पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन कायम है। पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन कायम है। अब एक डायग्राम पे पहले देखिए, ड्रॉ करिएगा, उसके लिए हम समय देंगे आपको। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है इसको हम मान लेते हैं ये 100 इकाई है। ओके, जो पृथ्वी को प्राप्त होगी, तो ये हमने मान लिया वायुमंडल का ऊपरी सतह। ये हमारा वायुमंडल का ऊपरी सतह है, ये बादल है ना, और ये मान लेते हैं ये हमारा आइस कैप है, ध्रुवीय आइस कैप है। ध्रुवों पर बर्फ की टोपियां है ना, तो 100 इकाई जब आएगा तो बादल से टकरा कर के लौट गया, ये है 27 इकाई, 27 यूनिट है। और
जो वायुमंडल के बाह्य सतह से टकरा करके लौटा, ये है आपका 6 यूनिट, और जो आइस कैप से टकरा करके लौटा यह है 2 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया ये 35 यूनिट। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्बीडो। बताओ कोई कष्ट हो तो बताओ, समझा या नहीं? समझ में आया? अल्बीडो तो समझ में आ गया ना, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अब 35 तो लौट गया, 100 आया 35 लौट गया, उसी क्षण 35 लौट गया, ये ठहरता नहीं है। अब क्या रह गया 65 यूनिट। अब 65 यूनिट जो रह गया उसमें देखो क्या होगा। तो 65 यूनिट में से 14 यूनिट बादल में अवशोषित हो गया और 51 यूनिट धरातल में प्रवेश कर गया। पृथ्वी अवशोषित करेगी। अब देखिए, अब जो 51 यूनिट है ये फिर पुनर्विकिरण से बाहर निकला, तो 17 यूनिट तो डायरेक्ट रेडिएशन हो गया, यानी ये सीधा रेडिएशन से निकल गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण से निकल गया। कितना रह गया शेष 34। ये 34 को कैच कर लिया फिर बादल ने, ये जो निकला ये बादल ने इसको पकड़ लिया। इसमें 19 इकाई किससे है? वाष्पीकरण से, इवेपोरेशन से 19 इकाई गया था। 9 इकाई किससे है? कॉन्वेक्शन से, और 6 इकाई किससे है? टर्बुलेंस से, विक्षोभ से। हमने हिंदी में लिखवाया हुआ है इसलिए अभी यहां मुझे कष्ट मत दीजिए लिखवाने का। अब ये हो गया दोनों मिलकर के। अब बादल के पास कितना शेष रह गया है? 48 इकाई। अब ये 35 था, ये 48 हो गया और ये 17 हो गया। तीनों का योगफल निकालो तो कितना हो गया? ये तीनों को जोड़ दोगे तो ये भी कितना होता है? 100 यूनिट होता है। यानी 100 यूनिट आया और 100 यूनिट वापस चला गया। ये है तुम्हारा ऊष्मा बजट। कितने लोग समझ गए? हाँ या ना, जल्दी लिखो कुछ। ओ माय गॉड, टेलीकास्ट हो भी रहा है या लिखना दिखना बंद हो गया है? क्या हो गया है? किसी स्टूडेंट का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आज सुबह भी ज्योग्राफी वाले क्लास में ऐसे ही कुछ हुआ था। हेलो, टेलीकास्ट हो रहा है या रुक गया इसमें भी? नहीं सर, हो रहा है टेलीकास्ट को। किसी लड़के का एसएमएस नहीं आ रहा, अचानक से रुक गया एसएमएस। एक मिनट सर, रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी हो रहा है ना, तुम देख रहे थे ना? हाँ सर, एसएमएस आना रुक गया है। एक मिनट।
आपका एसएमएस क्यों रुक गया? हाँ, अभी आना शुरू हो गया है। हो रहा है। समझ गए सर। ठीक है, ओके दिग्विजय, थैंक यू। ओके, आप इसको ड्रॉ करिए, डायग्राम को बनाइए। ये जो 34 यूनिट है ना, ये पृथ्वी जब फिर से रेडिएशन करती है, पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके अपने पास तो रखेगी नहीं, वापस छोड़ेगी। तो छोड़ने की क्रिया विधियां क्या क्या है? मान लो कि समुद्र है, समुद्र में सबसे ज्यादा सूर्य तप गया, तो समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वायुमंडल में, और फिर वायुमंडल में वर्षा हो गई, तो वर्षा से जलबूंद वापस समुद्र में चला गया, और उसमें जो ऊष्मा ऊर्जा शेष थी वो फिर धीरे धीरे करके अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये क्रियाविधि है, आप ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो। खैर, जानना चाहिए। संवहन के द्वारा, विक्षोभ के द्वारा, जैसे मान लो साइक्लोन है, साइक्लोन बनता है तो समुद्र से, वायुमंडल से सारा ऊर्जा को कलेक्ट करता है वो, है ना, जलवाष्प का ऊर्जा भी लेता है, समुद्र की सतह का ऊर्जा लेता है, वो एक तरह का विक्षोभ है। ओके, पृथ्वी का टेम्परेचर नियत रहता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अगर हम लोग पूरे पृथ्वी की बात करेंगे तो, और जो अभी बढ़ रहा है टेम्परेचर, वो ग्लोबल वार्मिंग है, और वो क्यों है ये समझने की कोशिश करो। हमारा अगला विषय भी यही है। अगला विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग से, अब यहां देखो, तुम बस सोच करके देखो और बताओ। मान लो कि हमने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हमने बढ़ा दिया। मीथेन, इथेन, बेंजीन, ओजोन, NO2, SO2, इस तरह के गैसों की मात्रा को हमने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? औद्योगिक पॉल्यूशन से। ये रहा हमारा उद्योग, ये रहा है हमारे फैक्ट्रीज।
अब मान लो फैक्ट्री से इसके पाइप्स के पॉल्यूशन से सब निकल रहा है, फैक्ट्री के पॉल्यूशन से निकल रहा है, तो ये सारे गैस जो फैल रहे हैं यहां पर वायुमंडल में, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने परमाणविक भार के अनुसार जहां तहां वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो ये सब जहां तहां गैस निलंबित हो गया। अब ये गैस क्या है? यही गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। जो हमने अभी आपको एक लिस्ट बता दिया, ये सारे गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस का प्रॉपर्टी क्या है कि ये आने वाली किरणों के लिए तो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी अलाउ करेगा अंदर आना, लेकिन वापस जो दीर्घ तरंगीय विकिरण है, जैसे ये 17 यूनिट जो ऊपर जा रहा था, ये यहां पर गैस आ गया। अब ये 17 यूनिट भागेगा क्या? नहीं भागेगा। ये 17 यूनिट में मान लो कि 10 ही यूनिट निकल पा रहा है और 7 यूनिट यहां पर हमने और कैप्चर कर लिया। तो अब क्या हो गया? 14 प्लस 34 प्लस 7, तो वायुमंडल में 7 इकाई ऊर्जा एक्स्ट्रा शेष रह जा रहा है हरित गैस प्रभाव के कारण, प्रदूषण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, वनों को काटने के कारण। ये तो एक बड़ा विषय है जो हम आपको पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। तो अब इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको ध्यान से समझो। ग्लोबल वार्मिंग का हीट बजट से क्या लिंक है? प्रति वर्ष उष्मा बजट को प्रति वर्ष देखते हैं। रीजनल बजट भी होता है, ओशियन का बजट भी होता है, बहुत तरह का बजट बन सकता है। ऑप्शनल के क्लास में महासागरों का बजट अलग से पढ़ाया जाता है, उष्मा बजट, वायुमंडल का अलग से। हमने आपको पूरे पृथ्वी तंत्र का बजट पढ़ाया जिसमें सब सम्मिलित हैं। अब आगे लिखिए, पृथ्वी के सतह की औसत ऊर्जा, औसत तापमान, पृथ्वी के सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु वर्तमान में यह 16.6 डिग्री तक प्राप्त हुआ है। सोलह 16.6 डिग्री तक प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का दीर्घ तरंगीय विकिरण का अवशोषण वायुमंडल में अधिक हो रहा है।
यह वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है, जो मूलतः हरित गृह प्रभाव के कारण अब हरित गृह प्रभाव पे हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं कि फ्यूरियर ने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। 1815 में ये सब कॉन्सेप्ट आ गया था हरित गृह प्रभाव वगैरह का। 1687 में न्यूटन आ गया। 1686 में हैली ने स्पेसिफिक हीट और पता नहीं क्या क्या मॉनसून। हमारे यहाँ शामली में बारिश आ रही है। दिल्ली में भी मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बहुत रोमांटिक हो रहा है। मन कर रहा है कि एक मग चाय लेकर के बालकोनी में बैठ जाएं और सामने की खिड़की खुली मिले। कुछ लोग सोच रहा होगा कि ये टीचर है, बताओ इसके लक्षण हैं टीचर के। सामने की खिड़की खुले का मतलब तुम क्या अर्थ में ले रहे हो? चलिए पढ़ा जाए। लिखो, वैश्विक तापन के कारण उष्मा बजट में परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं कि आप क्लास देने के लिए आभारी हैं। थैंक यू। और पहली बार लाइव आ रहे हो, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ओके, लिखो आगे। क्या लिखा कि उष्मा बजट को ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित कर रहा है। लिखो, जिसके दुष्परिणाम उष्मा बजट में अगर परिवर्तन होगा तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, ये मूल लिखवाना है। तो लिखो, दुष्परिणाम क्या होंगे। पहला तो होगा समुद्र तल में परिवर्तन, सी लेवल चेंज। समुद्र तल में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा?
दूसरा होगा प्रवाल विरंजन, फिर लिखो तीसरा लिखो ट्रॉपिकल डिजीज, बहुत सारा वायरस और फंगी और बैक्टीरिया, उष्णकटिबंधीय रोगाणु विषाणु ये सब उत्पन्न होने लगते हैं। फिर होगा कहीं अति वर्षा तो कहीं शुष्कता, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, ये सब होने लगेगा। फिर होने लगता है फॉरेस्ट फायर, जैसे इंडोनेशिया के जंगल में, ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया में। तो दावानल अगला प्रभाव हो सकता है, हीट वजह के कारण दावानल उत्पन्न होने लगता है। तो ये प्रश्न मूल रूप से प्रश्न है वैश्विक तापन का, वहां हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यहां हमने इंडिकेट कर दिया। आपका 1:30 बजे से हिस्ट्री का क्लास है, हम यहीं पे संपन्न करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिल करके, बात करके। हमारे लिए ये 1.5-2 घंटा का टाइम बहुत सुंदर कटता है। आप लोगों का प्रेम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।